Hello everyone, welcome to Only IAS. In the series of Indian Economy for Prelims 2022, we are discussing the economic survey and we already had covered almost 6 chapters of economic survey. Today we will discuss the 7th chapter, that is chapter number 7, Agriculture and Food Management. अगर बात करा जाए कि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं इकोनॉमिक सर्वे में या कुछ चैप्टर ऐसे हैं इकोनॉमिक सर्वे में जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। वेटेज इन सेंस जैसे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा उसका वेटेज बहुत ज्यादा था। फिर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। देन अब जो नेक्स्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे हुई, एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट स्पेसिफिक ग्रोथ कहाँ कैसे हुई, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हो रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जहां पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, वहां पर फूड मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द थिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर ने पिछले 2 सालों में एक कंटिन्यूअस ग्रोथ अचीव करी है। ठीक है, आप सब जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया। जीडीपी में इसका शेयर अराउंड 18.8% है एंड वी वांट दैट इट शुड बी इन ऑन अ कंटिन्यूअस रेंज, मतलब लगातार एटलीस्ट 20% तक के आसपास तो ये रहे। अगर बात करी जाए तो 3.6% ग्रोथ इट अचीव्ड इन 2020-21 एंड 3.9% इन 2021-22। तो बहुत ज्यादा, ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है शायद जिस पे कोविड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को यह समझाया गया था कि भाई देखिए, आप अगर काम नहीं करेंगे या अगर आपने खेतीबाड़ी छोड़ दी तो देश में खाद्य सुरक्षा, अन्न संकट, फूड सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। तो किसानों ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी समझी और वही बात है, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो हमारे किसान हमारे अन्नदाता है। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि किसान, जब तक किसान है तब तक हम हैं, वही बात है। तो इसीलिए सरकार ने किसानों को काफी इंसेंटिव्स भी दिए, काफी स्कीम्स चलाई जिनसे किसान एक तरह से किसानों को कॉन्फिडेंस उनका एनहांस हुआ और उन्होंने बेहतरीन काम किया। तो देखा जाए तो स्पेशली सिर्फ ये नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट उसके साथ जो अलाइड सेक्टर हैं उनमें भी काफी ग्रोथ हमें नजर आई, जैसे लाइफ स्टॉक, डेयरी, फिशरी। वी ऑल्सो फाइंड अ वेरी मच गुड ग्रोथ इन दीज सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, अच्छा, अब बात अगर यह है कि भाई एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई कैसे, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, तो सबसे पहला रीजन तो था कि इंद्र भगवान काफी ज्यादा हम पे मेहरबान रहे, काफी ज्यादा मेहरबान रहे, एंड दैट इज द रीजन कि सबसे पहली बात तो मानसून अच्छा रहा। दूसरी चीज है, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि किसानों को क्रेडिट जो है वो लगातार मिलता रहे, लोन्स मिलते रहे। लोन्स नहीं रुकने चाहिए किसानों के। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इवन सेज दैट कि आप टू द बैंक्स कि प्लीज आप लोन दीजिए इनको, कोई दिक्कत होती है हम इनके बिहाफ पे गारंटी लेंगे, मोराटोरियम एक्सटेंड करिए इनका, इंटरेस्ट सबवेंशन दीजिए इन्हें अगर ये टाइम पे करते हैं तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर, इनको एनपीए मत ट्रीट करिए इनके द्वारा जो लोन अगर टाइमली पे नहीं करे गए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब लोन मिल रहा है, सरकार फिस्कल पॉलिसी को बेहतर कर रही है, सरकार इन्वेस्टमेंट भी काफी कर रही है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इवन आपका जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें भी सरकार ने एक कंपोनेंट स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे रखा है। फिर क्रिएट मार्केट फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट फैसिलिटी क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए किसान ने प्रोडक्ट तो बना लिया, किसान ने बेचारे ने जी तोड़ मेहनत करी, ठीक है, और मेहनत करके खेत में फसल उसकी लहरा रही है, लेकिन अब मान लीजिए उसकी मार्केटिंग ही नहीं हो रही। किसान को ये पता है, किसान का जो सपोज करें कि एक की राजस्थान, पंजाब के किसान ने गेहूं उगाया, अब वो गेहूं पंजाब में तो अच्छे से चलो बिक गया, लेकिन अब उस बेचारे को पता ही नहीं कि उसके गेहूं की डिमांड गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है। दैट्स वाई वी प्रोवाइड द मार्केट फैसिलिटी। ई नाम प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया जिसमें किसान डायरेक्टली उसको रजिस्टर्ड करवा सकता, पूरा देश उस ई नाम सॉफ्टवेयर पे जाके अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। Apart from that, we are also promoting the infrastructure farm level to factory level, farm level say factory level, farm to factory to customer to consumer। इन 3 चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। फार्म लेवल मतलब इनिशियली जहां से बेचारा किसान जो है अपने खेत में बीज उगा रहा है, वहां से लेके वो जो किसान अपनी फसल को सेल कर रहा है, अब वेयर हाउसेज में रख रहा है, स्टोरेज में रख रहा है, फैक्ट्री जहां पर उस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ताकि ईल्ड जो है
उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उस फैक्ट्री से जो हमारा एंड कंज्यूमर है उस तक प्रोडक्ट लास्ट जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, इट शुड बी इन गुड सेंस। तो इन सारी चीजों को सरकार की तरफ से लगातार बूस्ट मिला। अगर आप देखेंगे ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन द लास्ट 5 years एग्रीकल्चर हुआ कंसिस्टेंट पॉजिटिव ग्रोथ रेट? जी नहीं, ये नहीं हुआ है, इट इज अ स्विंग। 6.8 से 6.6 हुआ, फिर 2.6 हुआ 2018-19 में, देन 2019-20 में 4.3 गया, फिर डिप कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्विंग, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर देखा जाए एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, तो आपसे ये पूछ सकते हैं लास्ट 5 years में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में, वो इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली? जी नहीं, ये भी नहीं है। 18 से 18.3 इंक्रीज हुआ, फिर ये डिप करा, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये डिप कर रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, अब देखिए, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में या मेंस में भी कि देखिए 2020-21 में जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, दैट इज 20.2, और ये 2021-22 में क्यों गिर गया? इसका रीजन था बिकॉज यहाँ पर लॉकडाउन था एंड लॉकडाउन होने की वजह से डिमांड जो थी वो फूड प्रोडक्ट्स की ज्यादा थी। डिमांड जो थी वो फूड प्रोडक्ट्स की ज्यादा थी। अब जब डिमांड फूड प्रोडक्ट्स की ज्यादा थी, फैक्ट्रीज बंद थी, फैक्ट्रीज में लॉकडाउन की वजह से बंद थी, तो सरकार ने जितना रिसोर्सेज था, जो सारा था, वो सारा का सारा शिफ्ट कर दिया एग्रीकल्चर साइड में। तो जब एग्रीकल्चर साइड में रिसोर्सेज पुट कर दिए, क्रेडिट बहुत इजीली मिलने लगा, ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में जब ग्रोथ रजिस्टर्ड होने लगी, दैट इज द रीजन कि इसका शेयर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी 20.2 तक राइज हो गया। वहीं अगर आप देखोगे, फिर वंस द लॉकडाउन गेट ओवर, लॉकडाउन हट गया, कोविड की सेकेंड वेव पूरी हो गई, तो नाउ पीपल स्पेंड द मनी, तो लोगों ने फूड के अलावा नॉन फूड प्रोडक्ट्स में भी एक्सपेंडिचर किए, एंड इवन गवर्नमेंट ने वापस से इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड किया, एमएसएमई को क्रेडिट प्रोवाइड किया, जो एक्सेसिव लोन फूड मार्केट में चल रहा था उसे शिफ्ट किया वापस से अगेन टू नॉन एग्रीकल्चर आइटम्स, एंड दैट्स व्हाई इट डिप्ड टू 18.8%। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पहली वाली लाइन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछा जाए कि प्राइमरी जो सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है? तो देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो प्राइमरी सेक्टर में है वो क्रॉप्स का है, देन लाइफ स्टॉक का, देन फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, देन फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। ये आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इज ऑफ क्रॉप्स, देन लाइफ स्टॉक, देन फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। वहीं अगर आप देखो ऑयल सीड प्रोडक्शन, इंडिया में ऑयल सीड प्रोडक्शन भी कंटिन्यूसली राइज हुआ है, बट स्टिल द कंसर्न इज दैट कि जितना हम राइज करते हैं, हम 98% क्रूड पाम ऑयल, जो हमारा एडिबल ऑयल है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो क्रूड पाम ऑयल होता है उसको हम 98% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट भी इंपोर्ट, बिकॉज हमारे यहाँ भाई जब क्रूड ऑयल मिलता ही नहीं है, पैदा है ही नहीं हमारे यहाँ क्रूड ऑयल, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तभी तो मैंने आपसे कहा था पेट्रोल हमारे यहाँ इंपोर्ट नहीं होता, हमारे यहाँ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। उस क्रूड ऑयल के जो इस्तेमाल है, यूसेज है, उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। सो क्रूड ऑयल, क्रूड पाम ऑयल जो है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। Edible oil, India is the world's second largest consumer and number one importer of vegetable oil. Prelims fact again. ये भी आपका prelims fact है। तो अब देखिए ऑयल प्रोडक्शन कितना हो रहा है भारत में? अगर आप पिछले 5 साल में देखो 7.3, 7.4, 7.4, 7.9, सो इट इज लाइक इंक्रीज कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखो ऑयल इंपोर्ट 14.9, 15.3, 14.6, 15.6। अब यहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसेंटिव्स दिए किसानों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इस एडिबल ऑयल को और प्रोडक्शन करने की बात हुई, तो कंपैरेटिवली ये इंपोर्ट इसका कम हो रहा है, बट ये फिर वापस बढ़ेगा जैसे डिमांड इंक्रीज होती है। देन लेट्स टॉक अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब आप देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में 36 ऑयल सीड्स हब हम सेटअप कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर मोर ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया इटसेल्फ। दैट इज द रीजन, अगर आप देखोगे तो इसमें ये डिप हो रहा है 13.4, क्योंकि जब ये 36 ऑयल हब्स हमने सेटअप किए हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है इसका मेन पर्पस ही है कि ऑयल सीड्स जो है वो पूरी कंट्री में सप्लाई किए जाएं बेहतर तरीके से। क्लियर हो गया? देन वी हैव नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। आपको मैंने जैसे कि बताया कि 98% ऑफ दिस एडिबल ऑयल एक्चुअली वी आर इंपोर्टिंग। तो व्हेन वी आर इंपोर्टिंग दैट 98% ऑफ एडिबल ऑयल, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू डू मोर एक्सपेंशन इन दिस एडिबल ऑयल। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो, एक्सपेंशन करें हम एरियाज में, किसानों को हम इंसेंटिव्स दें
वायबिलिटी प्राइस प्रोवाइड करवाएं। वायबिलिटी प्राइस मतलब डिफरेंस प्राइस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड सब्सिडाइज प्राइस। ठीक है, सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से हेल्प करे उनको टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरनेशनल क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस। कि अगर मान लीजिए फ्लक्चुएशन होता है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, अब उसकी वजह से इंडिया तो 98% इम्पोर्ट करता है। अब अगर वो महंगा हो रहा है तो उससे हमारे यहाँ पे भी तो फ्लक्चुएशन होगा। तो उस फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट इज इवन प्रोवाइडिंग द वायबिलिटी प्राइस सो दैट कि जो किसान है उसे किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। क्लियर? सो व्हाट वी आर डूइंग, या वायबिलिटी प्राइस एक बार मैं आपको समझा देता हूं। व्हाट इज दिस वायबिलिटी प्राइस? देखिए, दो तरह के प्राइस होते हैं। एक तो होता है वायबिलिटी प्राइस। वायबिलिटी प्राइस क्या होता है? डिसाइड अकॉर्डिंग टू प्राइस डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू प्राइस डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एवरेज 5 year price decided to according to average 5 year set up every year adjusted for inflation। क्या हुआ इसका मतलब? फर्स्ट हम ये समझते हैं इसका मतलब क्या है। वायबिलिटी प्राइस का मतलब ये 5 साल की प्राइस सरकार तय कर देती है कि भाई ये 5 साल की प्राइस होगी जो हम आपको पे करेंगे। ठीक है, और हर साल इसको एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। सरकार ने कहा कि भाई 5 साल के लिए हर हर 1 लीटर ऑयल पे वी आर गिविंग यू 10 रुपीज वायबिलिटी प्राइस। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मान लीजिए वो प्राइस इंक्रीज हो रही है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में, तो सरकार इस वायबिलिटी प्राइस को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, फीचर प्राइस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर प्राइस? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। फीचर प्राइस क्या है? व्हाट इज दिस फीचर प्राइस? फीचर प्राइस का मतलब है परसेंटेज ऑफ क्रूड ऑयल prices set every month। percentage of crude oil prices set every month। मतलब जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, परसेंटेज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हम हर महीने सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फीचर प्राइस। अब वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है दैट इज वीपी माइनस एफपी। वीपी माइनस एफपी इक्वल टू वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, अब बहुत ध्यान से समझिए। एक बार इसको मैं थोड़ा सा वहां लिख देता हूं। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या हुआ? वायबिलिटी गैप फंडिंग इक्वल्स टू वीपी माइनस एफपी। अब बहुत ध्यान से समझिए, वायबिलिटी प्राइस क्या है? सरकार ने ये कहा कि भाई एवरेज 5 साल की जो प्राइसेस हैं तो इसकी एडिबल ऑयल की, वो हमने डिसाइड कर ली, हम इतना आपको पे करेंगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। जैसे मान लीजिए हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। फीचर प्राइस जो है क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं जो हर मंथ सेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज फीचर प्राइस। अब जो वायबिलिटी प्राइस और फीचर प्राइस में डिफरेंस है वो सरकार प्रोवाइड करेगी थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। आई होप इट इज द करेक्ट वन। तो इंडिया आपको पता है लार्जेस्ट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का, और एडिबल ऑयल के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। हु आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एडिबल ऑयल? इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे? अच्छा, अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द पाम ऑयल इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस सो मच इन इंडिया? पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में इतना क्यों नहीं होता? उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। उसका जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफी बड़ा होता है। ये क्वेश्चन मेंस का है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड होता है। प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत हैं बिकॉज लिंक्ड टू इंटरनेशनल प्राइस, लिंक्ड टू इंटरनेशनल प्राइस। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? भारत में किसानों की स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो इतना प्रोड्यूस हो नहीं पाता उसमें, स्मॉल लैंड होल्डिंग। चौथी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है उस लेवल की जो इतना ज्यादा वो हार्नेस कर सके उसकी सीड्स से, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। देन रिस्क टेकिंग, इसमें रिस्क बहुत है, रिस्क टेकिंग इज लेस, क्योंकि अगर मान लीजिए वो जो सीड है अगर उससे प्रॉपर ऑयल नहीं निकला तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है, और HYV सीड्स भी नहीं है हमारे पास इसकी।
खैर भारत सरकार ने इसके लिए स्कीम भी चलाई है, दैट इज पीएम आशा स्कीम, प्रधानमंत्री आशा स्कीम। प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, ये भारत सरकार ने स्कीम भी चलाई है इस चीज के लिए। क्लियर हो गई बात यहां तक क्लियर है। सो नाउ लेट्स सी कि क्या हो रहा है। और अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्यूबा। क्यूबा के बाद भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का और कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है, ठीक है। और शुगर इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नेक्स्ट टू कॉटन। ये प्रीलिम्स फैक्ट है ये पूरा। क्यूबा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप देखें तो आप देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करने पे चीजें समझ में आती है। आप ये देखिए यहाँ पर है प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फर्स्ट लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा कंज्यूम शुगर किया जाता है। लेकिन हर साल आप देखोगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा होता है। ये देखो यहाँ प्रोडक्शन कंजम्पशन ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। सिर्फ साल 2016-17 एक ऐसा साल है जहां पे कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। सिर्फ ये एक ऐसा ईयर है। बाकी आप हर साल देखो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंजम्पशन कम होगा। ये बन गया आपका प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन, ये बन गया आपका प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन। इन द ईयर 2016-17 द प्रोडक्शन इज मोर देन कंजम्पशन और कंजम्पशन इज मोर देन प्रोडक्शन। इस तरह से आपसे स्टेटमेंट आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमको ध्यान रखना है। अब इसी तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। अब आप देखो पिछले 10 साल से 2011 से 2021 तक हमेशा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है कंजम्पशन का, लेकिन 2016-17 में कंजम्पशन ज्यादा हो गया प्रोडक्शन से। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय फॉर द शुगर केन प्राइसेस। तो सबसे पहले सरकार ने शुगर केन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट किया शुगर केन फार्मर्स के लिए। देन एफआरपी, देखिए बाकी चीजों के लिए एमएसपी डिक्लेयर होती है, लेकिन शुगर केन के लिए फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस डिक्लेयर होती है, जिस प्राइस पे सरकार उनको कहती है कि भाई एटलीस्ट इस ये प्राइस तो हम आपको प्रोवाइड करवा ही देंगे, और ये लगातार इंक्रीज हो रही है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट एडवाइस प्राइसेस, काफी सारी स्टेट एडवाइस प्राइसेस भी लगातार इंक्रीज हो रही है। काफी सारी स्टेट एडवाइस प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, जो राज्य सरकारें एफआरपी से भी ज्यादा दे रही है। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस जो है इसको रिकमेंड कौन करता है, इसको रिकमेंड करता है सीएसईपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा रिकमेंडेड होता है ये। इसमें जनरली क्या होता है, जो मिल ओनर्स होते हैं, फार्मर क्या करते हैं, फार्मर अपना शुगर केन ले जाके मिल ओनर्स को देते हैं, और मिल ओनर्स जो हैं वो किसानों के बिहाफ पे इस गन्ने को, शुगर केन को रखते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड द फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस, द डिफरेंस टू द मिल ओनर्स। गवर्नमेंट इनको प्राइस प्रोवाइड करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार ये भी चाह रही है कि सरकार स्पेशली ये भी कह रही है कि हम केन रिजर्वेशन एरिया बनाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस केन रिजर्वेशन एरिया, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन फिर बनता है। व्हाट इज दिस केन रिजर्वेशन एरिया। केन रिजर्वेशन एरिया मतलब जो मिल्स होंगी, जो शुगर केन मिल्स होंगी, उन्हें हम गन्नों के खेत के पास, शुगर केन क्रॉप्स के बिल्कुल नजदीक रखेंगे। रीजन बिहाइंड दैट इज, जो शुगर केन होता है ये एक वेट लूजिंग है, ये वेट लूजिंग एसेट है। मतलब शुगर केन जो गन्ना जो है ये उसका वेट रिड्यूस होता जाता है विद टाइम, और ये एक पेरिशेबल प्रोडक्ट भी है। तो जितना नजदीक मिल्स होंगी खेत के जहां पे गन्ना उग रहा है, उतना जल्दी एक तो इसकी प्रोडक्टिविटी, इसका पेरिशेबिलिटी कम होगी, दूसरा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो ये बात कहा जा रहा है मिल ओनर्स, भाई मिल्स जो है वो नियर बाय टू द क्रॉप इटसेल्फ ही उगाएं। दैट इज कॉल्ड एज केन रिजर्वेशन एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या किया जा रहा है, शुगर मिल्स को ये कहा जा रहा है कि भाई जो शुगर केन भाई शुगर केन से आप चीनी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उस चीनी का कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसमें से कुछ पर्टिकुलर जो शुगर केन है उसको आप डाइवर्ट करो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए क्या होता है, पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, और उससे हमारे यहाँ पेट्रोल की डिमांड कम होगी। तो सरकार ये कह रही है कि जो एक्सेसिव शुगर केन है, ठीक है, उनको आप इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए दीजिए, एंड वी विल प्रोवाइड सब्सिडी टू दैट। हम आपको उसके लिए सब्सिडी भी देंगे। तो परसेंटेज होता है कि वो इथेनॉल ब्लेंड होता है पेट्रोल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार ये भी कह रही है कि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, कि जो शुगर केन एरिया जहाँ पे ग्रो हो रहा है, क्रॉप से लेके शुगर केन मिल्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका भी सरकार कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने को बिल्कुल तैयार है। क्लियर बात हो गई, यहां तक क्लियर हो गई बात चीज। अच्छा, पहले सरकार क्या करती थी, पहले सरकार है ना शुगर केन पे एक्सपोर्ट सब्सिडी देती थी, लेकिन जब मामला WTO में गया और हम केस हार गए, तब से सरकार ने उस पर ऐसा एक्सपोर्ट सब्सिडी देनी बंद कर दी,
और ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव कर रही है किसानों को कि भाई हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। शुगर केन एक्सपोर्ट सब्सिडी अब मना हो गया है बिकॉज डब्ल्यूटीओ में हम वो केस हार गए थे। क्लियर हो गई यहां तक बात? आई होप यहां तक आपको बिल्कुल चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमएसएमई की। एमएसएमई जो है वो सॉरी एमएसपी जो है वो सीएससीपी के द्वारा रिकमेंडेड की जाती है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, ये बताता है कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं जो एमएसपी के अंडर आती हैं। फिलहाल 22 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। दे विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि राबी कितनी है, खारिफ कितनी है, वो आपसे पूछेंगे जूट और खोपरा। ये ध्यान रखिएगा, कमर्शियल क्रॉप्स में दो चीजें। अब आपसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एमएसपी किस किस लिए दी जाती है? जूट, टोबैको, टी, कॉफी। तो आपको पता होना चाहिए कि जूट इसमें है, जूट इज इन द जूट इसके अंदर होता है। क्लियर हो गई बात? तो 1965 में सीएससीपी का रिकमेंडेशन जो था वो एमएसपी के लिए दिया गया। मैं बार इसको एमएसएमई बोल रहा हूँ, एमएसपी के लिए दिया गया। लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है अगेन इट इंक्रीजेस, जो किसानों को लोन दिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एग्रीकल्चर क्रेडिट एनहांस हुआ है 15,75,398 करोड़ का फ्रॉम 15 लाख करोड़। सरकार ने इसके लिए क्या क्या किसान क्रेडिट कार्ड और प्रोवाइड करा क्रेडिट, उसमें 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू फार्मर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आ गया वापस आपका प्रीलिम्स का एक और क्वेश्चन कि एसईसी की जो फैसिलिटी है वो एक्सटेंड करती है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसईसी फैसिलिटी जो है वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में भी एनहांस कर दी है। नाउ किसान कैन टेक मतलब जो किसान है वो लोन इस चीज के भी ले सकता है, फिशरी और क्रेडिट कार्ड, फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी ही कैन यूज हिज किसान क्रेडिट कार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज स्वीट रेवोल्यूशन, नेशनल हनी बी कीपिंग, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वापस प्रीलिम्स के लिए। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो किसान है उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज वांट कि किसान जो हैं जो हमारे यहाँ पे उनका माइग्रेशन अर्बन एरियाज में ना हो, कुछ ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जाए विलेज एरियाज में कि दे नीड नॉट टू गो टू द अर्बन एरियाज लिविंग देयर फैमिली एंड पुट बर्डन ऑन द अर्बन सोसाइटी। दैट्स व्हाई दे स्टार्ट विद मनरेगा, दैट्स व्हाई दे स्टार्ट विद ग्रामीण कौशल्य विकास योजना। ओके, सिमिलरली दे आल्सो प्रमोट दिस नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, बिकॉज हनी का डिमांड बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप बिल्कुल प्योर फॉर्म में हनी देते हो तो उसका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत बड़ा है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेज दैट produce honey as much as possible. We are providing you subsidies, we are providing you credit facilities. That's why the overall there is a particular body called as National Bee Board whose responsibilities of this honey bee mission, sweet revolution जो है इसका ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट जो किया जा रहा है, दैट इज बाय नेशनल बी बोर्ड। ठीक है, देन बेनिफिट्स ऑफ बी कीपिंग क्या है? पोलिनेशन में इंक्रीज करता है, इससे बी वैक्स, बी पोलन, क्रॉप यील्ड बढ़ती है, हनी प्रोवाइड होता है, बी वेनम एंड सो ऑन। दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट लेकिन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर एंड इरिगेशन। देखा जाए तो एग्रीकल्चर, देश के करंट वाटर यूज में एग्रीकल्चर का हिस्सा 80% है। कोई भी मेंस का क्वेश्चन आए रिगार्डिंग वाटर डेफिशिएंसी, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर वाटर, इससे स्टार्ट कर लेना, इस लाइन से स्टार्ट करना। एग्रीकल्चर पर कोई भी क्वेश्चन आए इस लाइन से स्टार्ट करेगा मेंस में। 80% ऑफ द करंट वाटर यूज इन द कंट्री। शेयर ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ टोटल नेट सोन एरिया इन द कंट्री, आउट ऑफ विच 40% इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल एंड 60% थ्रू ग्राउंड वाटर। तो आप समझ सकते हैं मॉनसून की हमारे देश में कितना महत्व है। 50% अभी भी हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो मॉनसून डिपेंडेंट है, और उस 50% में 40% जो है वो कैनाल सिस्टम से होता है और 60% ग्राउंड वाटर से। तो आप देखिए ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कितना ज्यादा है, और हाईएस्ट है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग एक्सेप्शनल स्टेप्स कि जितना हो सके भाई ये ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल है इसको कम किया जाए। दैट्स व्हाई दे इवन स्टार्टेड विद दिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें 3 सब कंपोनेंट आते हैं, वाटरशेड प्रोग्राम, per drop more crop, accelerated irrigation benefit program. They are focusing on drip and sprinkler system, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए। और माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का
एक फंड क्रिएट किया, माइक्रो इरिगेशन फंड विथ नाबार्ड. सो हाउ मच गवर्नमेंट इज आल्सो अवेयर ऑफ वाटर. अब आपसे देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं भी वाटर स्कार्सिटी का क्वेश्चन आ जाए, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे में या मेंस में, इस डायग्राम का इस्तेमाल करना है. देखो 100% से ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ऑलमोस्ट 100% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है. राजस्थान, ठीक है. 70 to 100% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन तमिलनाडु, ठीक है, पंजाब, ये यूपी वाले, यूपी ईस्ट यूपी में. तो आप बस, अगर आपसे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से डायग्राम बना दो. ये आपने बना दिया इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, ये है देखो तमिलनाडु में बना दिया आपने ऐसे. ऊपर आपसे पूछें, इधर आप बना दो ये जो इधर यूपी वाले हिस्से में बना दो. इस तरह से अगर आप डायग्राम ड्रॉ कराओगे ना मेंस में, तो बहुत ज्यादा वेटेज मिलता है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसके लिए. ठीक है, इस तरह से यू कैन यूज इवन द डायग्राम. इवन देखो गुजरात में भी इतनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है जितनी राजस्थान में है, जितनी तमिलनाडु में है, जितनी यूपी में है, जितनी पंजाब में. क्लियर हो गई बात यहां तक. चलिए अब बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव. एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, किसान ने बहुत मेहनत करी, बेचारे ने जी तोड़ मेहनत कर रहा है, गर्मी में सर्दी में लगा पड़ा है खेत खेत को अपने हरा भरा करने के लिए. लेकिन अगर उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुई तो उसका कोई यूज नहीं है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट स्पेशली सेट अप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंड उस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से दे आर प्रमोटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन एग्रीकल्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट कोल्ड स्टोरेज बनाना. सिर्फ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये नहीं है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन बेहतर कर दिया. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मतलब है कोल्ड स्टोरेज बनाना, वेयर हाउसेज बनाना जहां पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो सके, ठीक है, बेटर रोड चेंज बनाना, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना जहां से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ले जा सको. क्योंकि काफी सारे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका शेल्फ लाइफ कम होता है बहुत ज्यादा. सो वी नीड टू इंक्रीज दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट इनाम प्लेटफॉर्म, दिस इज अगेन अ बिग रिवॉल्यूशन. इनाम प्लेटफॉर्म के थ्रू किसान अपनी क्रॉप्स को पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सेल कर सकते हैं. 18 स्टेट्स को की एपीएमसी मंडीज को इससे लिंक कर दिया गया है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रही हैं. अराउंड 10,000 एफपीओ हमारे देश में बन चुके हैं. इनका मेन काम क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. मैं आपको समझाता हूँ कैसे. मान लीजिए 4 किसान हैं या 5 किसान हैं, ए बी सी डी ई. अब दे हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, लेकिन इनके पास कुछ कुछ पैसा है, किसी के पास कुछ हल्के बहुत टेक्नोलॉजी होगी, किसी के पास फर्टिलाइजर्स हैं, किसी के पास सीड्स हैं. इन सब ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया. दैट इज कॉल्ड एज एफपीओ. बाद में जाके इसमें और लोग जुड़ जाएंगे, सरकार इसमें और लोग जुड़ने की वजह से ये एफपीओ और बड़ा हो जाता है. और जब ये एफपीओ बड़ा हो जाता है तो इट हैज द पावर, बार्गेनिंग पावर आ जाती है. दे कैन गो टू द बैंक, टेक द लोन, इजिली लोन मिल जाता है इनको. दे कैन इवन सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द आउटसाइड स्टेट्स ऑल्सो. ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं. तो दिस एफपीओ इज वही एकता में शक्ति है. दिस इज द थिंग कि 10 15 20 50 100 500 लोग इससे जुड़ गए एंड दे फॉर्म देयर ओन एफपीओ. क्लियर हो गई बात इस पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फुल फ्लेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड फोकस ऑन ग्रेटर कोऑपरेटिव सेक्टर. देखिए एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और ये चीज डिनाई नहीं करी जा सकती. कोऑपरेटिव सेक्टर का इसलिए बहुत बड़ा रोल है क्योंकि अगर कॉर्पोरेशन से म्यूचुअली दे इफ दे वर्क टुगेदर, then it will enhance the overall perspective of the government. That's why government of India formed the Ashok Dalwai committee also. एक कमिटी बनाई गई थी अशोक दलवाई कमिटी. इस अशोक दलवाई कमिटी का मेन ऑब्जेक्टिव था टू डबल द फार्मर्स इनकम. हाउ द फार्मर्स इनकम कैन बी गेट डबल्ड? डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम. इन्होंने बहुत सजेस्ट किया कि किस तरह से हम किसानों की इनकम को डबल कर सकते हैं. ही सजेस्टेड वेरियस रीजंस. अच्छा, अब एक चीज बहुत दिक्कत है कि भारत में एपीएमसीज की क्या प्रॉब्लम है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट एपीएमसीज आर फेसिंग? एपीएमसीज भारत में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो ये उनको भी ठीक करना जरूरी है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स क्या है एपीएमसी की. द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज लेस सेंटर्स. कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है. दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन ई नाम. कनेक्टिविटी, लेस सेंटर्स. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू. इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, स्टोरेज नहीं है. ठीक है. फिर यहाँ लॉबी ऑफ ट्रेडर्स अपनी लॉबी बना लेते हैं जिसकी वजह से वो सेल आउट करने में बहुत नाटक होते हैं. ठीक है. नेटवर्क ऑफ मिडलमैन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वन नेशन वन मार्केट. लैक ऑफ वन नेशन वन मार्केट.
अभी भी इस तरह से थोड़ा सा टाइम है कि वन नेशन वन मार्केट मतलब सारे एपीएमसी पूरे भारत में सारे एपीएमसी एक जैसे हो जाएं, लेकिन ये सब पढ़ना बहुत टफ है अभी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्रीज की बात करी जाए, मिल्क, एग और मीट। तो इन सब में कंटिन्यूअस ग्रोथ है, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा कि भैया ये तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। ये देखो मिल्क सबसे ऊपर है 319, 333, 351, 370, 390, 406, 427। मिल्क प्रोडक्शन कीप ऑन इंक्रीजिंग इन इंडिया, दैट्स व्हाई इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। मीट में भी लगातार, सॉरी एग में भी लगातार ग्रोथ है, ये 62, 65, 68, 73, 79, 86, 91, इसमें भी लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मीट में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये देखिए 5.32, 5.32, 5.51, 5.72, 5.86, 6.15, 6.45, 6.52, इसमें भी लगातार ग्रोथ है। ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है मिल्क टन का, आप देख सकते हैं। नाउ सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? सबसे पहले भारत में एक बहुत कॉमन डिजीज है हमारे जो कैटल्स में होती है, दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज। सरकार ने सबसे पहले इसको टारगेट किया है कि भाई जो जानवरों को वैक्सीनेट करो और उनको इस बीमारी से बाहर निकालो। ठीक है, और अराउंड अब तक 27.8 लाख एनिमल्स वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार ने स्पेशली एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रिलीज किया, इसमें 76 प्रोजेक्ट्स को जोड़ा गया। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है अगर आप टाइम पे लोन पे कर देते हैं तो। देन टॉक अबाउट फिशरी, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री आल्सो। सरकार ने इसके लिए क्या किया, केसीसी फैसिलिटीज शिप्स फिशरीज के लिए बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सरकार ने स्पेशली जो फिशरी रिसोर्स है, क्योंकि फिश से काफी सारे मल्टीपल रिसोर्सेज बन सकते हैं। एज ए नॉनवेज इट कैन बी यूज, ऑयल, फिश ऑयल इज वेरी मच इन डिमांड। ठीक है, तो इस वजह से सरकार ने मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट करी है ताकि इसका प्रॉपर तरीके से फिशरी रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सके। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिस थिंग दैट डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये वो सेक्टर्स हैं जिस किसान के पास में लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, इफ वी प्रोवाइड these kind of support to them, we definitely will grow, our farmers will grow actually। रिफॉर्म सरकार क्या कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्म मैकेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। सरकार ये कह रही है कि आप एक काम करो, जैसे एक किसान है, सरकार उस किसान को कह रही है बेटा तुम एक काम करो, तुम ट्रैक्टर मत खरीदो, हम तुम्हें रेंट पे दे देंगे ट्रैक्टर। कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हम फार्म मशीनरी सोल्यूशन लेकर आए, एक मोबाइल ऐप है फार्म मशीनरी सोल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना, हम आपको रेंट पे दे देंगे फार्म मशीनरी, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, वी कैन गिव इट योर रेंट पे दे देंगे। आज एक किसान मान लो ट्रैक्टर खरीद रहा है, सब्सिडाइज रेट पे ही मान लो 4 लाख रुपए का आ रहा है, और रेंट पे मान लीजिए उसको साल भर के लिए, वैसे तो देखो साल भर के लिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 4-5 महीने की खेती होती है, लेकिन मैं मान लेता हूँ साल भर के लिए भी मान लो 5,000 रुपए में मिल रहा है पर मंथ, तो ईयरली कितना हो गया 60,000 रुपए। 60,000 रुपए ईयरली उसको, 5,000 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, लेकिन 60,000 रुपए में उसको पूरा आराम से खेती कर सकता है साल भर। तो रादर देन परचेजिंग 4 लाख फिर सर्विसेज करवाना, और काम हर कोई किसान अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दिस फार्म मशीन सोल्यूशन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, सरकार ने ये भी बोला है कि भाई पराली मत जलाओ, स्टबल बर्निंग मत करो, बहुत पोल्यूशन होता है, एनसीआर में लोगों को अस्थमा हो रहा है, कुछ करते हैं इसके लिए भी। तो सरकार ने बोला किसानों को हम आपको एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन दे रहे हैं, हम आपको एक टेक्नोलॉजी देंगे, उसके माध्यम से आप जो ये पराली है, एक्चुअली होता क्या है, किसान ने मान लो खेत फसल उगाई, अब फसल उगने के बाद में किसान ने वो फसल तो काट ली, लेकिन उसके रेसिड्यूज वहां छूट जाते हैं। अब उस रेसिड्यू को काटना बहुत महंगा पड़ता है और बहुत लेबर मांगता है, फिर उसको एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, तो किसान क्या करता है उस पूरे रेसिड्यू को एक साथ जला देता है। उसको जलाने से भयंकर पोल्यूशन होता है एनसीआर दिल्ली में। ठीक है, तो सरकार ये बोल रही है कि तुम बेटा ये काम मत करो, हम तुम्हें खुद एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तुम इसको इस्तेमाल करके अपने ये जो पराली है इसकी ये कट भी जाएगी बहुत जल्दी बिना बहुत ज्यादा लेबर लगाए, और इसका हम बता भी देंगे कि इस क्रॉप रेसिड्यू का आपको इकट्ठा कहाँ पे करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च विद दिस क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम एज वेल। चलिए अब बात करेंगे प्रोसेसिंग सेक्टर की। तो मैंने आपको बताया फूड प्रोसेसिंग क्यों इतना फ्यूचर इसका स्ट्रॉन्ग है, क्यों ये सनराइज इंडस्ट्री है, बिकॉज सर गवर्नमेंट न्यू दिस थिंग कि प्रोसेस फूड का ही जमाना है आने वाले टाइम पे। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज थ्रू 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, 137 यूनिक प्रोडक्ट्स को ये स्टेटस दिया गया है। हर स्टेट में, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, अब राजस्थान में जयपुर है, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपके जयपुर में बहुत स्पेशल हो फूड का, उसको प्रमोट करिए। बिहार में पटना में लिट्टी चोखा है, उसको प्रमोट करिए। लखनऊ में मान लीजिए मलाई मक्खन है, प्रमोट करिए। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स में से पर्टिकुलर फूड प्रोसेस को बाहर निकालिए,
उसके मल्टीपल यूजेस बनाइए, एंड दैट्स व्हाई दे फोकस ऑन दिस। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना क्या है, अभी नेक्स्ट वाले में पूरा चार्ट है उसका, उसको हम तब देखेंगे। देन टॉप स्कीम को टोटल कर दिया हमने, टॉप पहले टोमेटो अनियन पोटैटो के लिए था ऑपरेशन ग्रीन, नाउ वी एक्सटेंडेड इट टू टोटल स्कीम दैट इज टू 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 41 प्रोडक्ट्स। देन सरकार ने किसान रेल स्कीम चलाई, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। सी दिस इज अंडर प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। फूड टेस्टिंग लैब्स हमने सेटअप कर दिया अराउंड 175। ऑपरेशन ग्रीन हम चला ही रहे हैं। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज समझाता हूं मैं आपको क्या होता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज मतलब रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, इट इज गिवन टू इंडस्ट्रीज। जैसे मान लीजिए आज एक किसान है, उसने लकड़ी इकट्ठी करी, वुड इकट्ठी करी और उस वुड को दे दिया इंडस्ट्रीज को, ठीक है, इंडस्ट्रीज ने उससे माचिस बना ली या कुछ और बना ली। दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। और इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज ये तो रॉ मटेरियल इसने दिया और इंडस्ट्रीज को और जरूरत है, मान लीजिए किसी और चीज की, जैसे जैम की जरूरत है, जैम बना रही है, तो दे टेक फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फार्म। दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। यूनिट स्कीम्स बनाए हमने, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर सेटअप के 62। अच्छा, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा एकर्स में एक लैंड लिया और यहाँ पे हम प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना रहे हैं। यहाँ पे है ना, हमने ये बिल्कुल फार्म्स के पास होता है, फार्म्स के पास में ये फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पे किसानों से रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो पूरा गांव इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, क्योंकि इस फैक्ट्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी की समस्या दूर हो जाती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है। जिस किसान के पास लैंड नहीं है, लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, वो यहाँ उसको यहाँ नौकरी मिल जाती है। सो एंड उससे फिर प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनते हैं, ठीक है, उससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, स्कार्सिटी रिड्यूस हो जाती है। देन वी आल्सो सेटअप द कोल्ड चेन, 353 कोल्ड चेन हमने सेटअप करी है, ताकि फ्यूचर में मान लीजिए कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, मानसून खराब हो जाए, तो हम इस कोल्ड चेन से उन चीजों का इस्तेमाल करें। एंड सेम इज फॉर मेगा फूड पार्क, जहां पे प्रोडक्शन बल्क में हमंगस क्वालिटी में होता है, दैट इज द मेगा फूड पार्क, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड मैनेजमेंट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द फूड मैनेजमेंट। फूड मैनेजमेंट कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। The instrument used for food management are procured at MSP from farmers and sell at central issue price under the TPDS. The nodal agency is Food Corporation of India. सबसे पहले हम ये समझेंगे ये सेंट्रल इशू प्राइस कैसे क्या होता है, कैसे इसका काम चलता है, और फिर हम इस ओवरऑल चीज को समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो आपका एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले तो हमें ये समझना है ये टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। पहले क्या होता था, भारत सरकार जब पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया गया था, तो पीडीएस सबको था, मतलब कोई भी अमीर आदमी भी जा सकता है राशन शॉप पे और आराम से सब्सिडाइज रेट पे चीजों को ले सकता है। लेकिन बाद में हमने इस पीडीएस सिस्टम को टारगेट बेस कर दिया, स्पेसिफिकली फॉर पीपल लाइक हु आर वेरी पुअर। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, भारत सरकार में जब फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का मेन रोल क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट स्टोर द फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये सेंट्रल इशू प्राइस क्या होती है इसको भी हम बिल्कुल समझेंगे, 2-5 मिनट रुकिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार राइस का फोर्टिफिकेशन कर रही है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसमें फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब जो क्रॉप है हो रही है उसमें आप एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, एडिशनल प्रोटीन्स डाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। एक टर्म होता है गोल्डन राइस, ये प्रीलिम्स में पूछा गया था एक बार। गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस मतलब जब विटामिन ए को फोर्टिफाई कर दिया जाए राइस के साथ, एडेड इन राइस, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन राइस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और सरकार ने स्पेशली फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया आईसीडीएस स्कीम में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में, और पीएम पोषण स्कीम में, ताकि मैल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो इश्यूज है, लैक्टेटिंग मदर्स को अनीमिया की जो बहुत दिक्कत है गर्ल्स में, उन वुमेन्स में, उसको दूर किया जा सके, ठीक है। दिस इज फोर्टिफिकेशन एंड राइस। अब सीआईपी को भी हम समझेंगे कि ये सीआईपी क्या होता है थोड़ी देर में। देन गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्ट विद 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये तो आप सबको पता ही है, बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, बिहार का वर्क आदमी है, रह महाराष्ट्र में रहा है, राशन कार्ड बिहार का, अब वहाँ पे वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा उस राशन कार्ड को, तो सरकार ने बोला कि नहीं भाई, एक नेशन एक राशन कार्ड है, पूरी भारत में कहीं पे भी उस राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन ओपन मार्केट सेल स्कीम, सरकार एक चीज ये कहती है कि बहुत कोविड टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी फ्री किचन चलाई, फूड किचन चलाई, बहुत सस्ते दामों पे खाना दे रहे थे लोग,
जैसे जैसे सोनू सूद ने मान लो चलाई, कोई बाबा का ढाबा चल रहा है जहाँ पे 5 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल रहा है, कम्युनिटी किचन चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ चल रही हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट करती है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप जो आपके पास अनाज है वो इन ऐसे लोगों को दीजिए जो कम्युनिटी किचन चला रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स के लिए, या जो एनजीओज हैं जो 5 रुपए में 3 रुपए में खाना दे रही है, उन्हें आप ग्रेन्स प्रोवाइड किए, उनकी हेल्प करिए। देन लेट्स टॉक अबाउट फूड सब्सिडी। तो फूड सब्सिडी, इसको हम समझ लेते हैं फूड सब्सिडी कैसे निकलती है। देखो सब्सिडी बर्डन जो होता है, सब्सिडी बर्डन कैसे निकलता है, इक्वल्स टू एमएसपी माइनस सेंट्रल इशू प्राइस, एमएसपी माइनस सेंट्रल इशू प्राइस, एमएसपी माइनस सेंट्रल इशू प्राइस, दैट इज सब्सिडी बर्डन। अब सरकार जब एमएसपी देती है तो उसमें बहुत सारी चीज आती है। सरकार एमएसपी देती है, जैसे प्रोक्योरमेंट चार्ज भी आ गए, प्रोक्योरमेंट चार्ज भी आ गया, ये एमएसपी में मैं लिख रहा हूं, ये इसमें नहीं है, फॉर्मूला तो यहीं खत्म हो गया, ये फॉर्मूला तो यहीं खत्म हो गया। प्रोक्योरमेंट चार्ज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, इन सबको मिला के सरकार एमएसपी तय करती है। अब एमएसपी के साथ साथ सेंट्रल इशू प्राइस, सरकार को कुछ पैसा ही मिलता है। जैसे आपने सुना होगा एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सरकार 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में, 3 रुपए में राइस बेच रही है किलो, 2 रुपए में गेहूं बेच रही है 1 किलो, और 1 रुपए में कोर्स ग्रेन बेच रही है 1 किलो। अब वो जो 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए सरकार को इनकम मिली है, वो इसमें से वो सरकार की इनकम है। तो एमएसपी मान लो जैसे 15 रुपए की एमएसपी सरकार प्रोवाइड कर रही है इंक्लूडिंग दिस प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसमें से सरकार, और राइस पे दे रही है, मान लीजिए 1 किलो राइस पे सरकार 15 रुपए की सब्सिडी दे रही है। उस सब्सिडी में, सॉरी, एमएसपी तय की है सरकार ने 15 रुपए, और उस 15 रुपए में जो एमएसपी है उसमें प्रोक्योरमेंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, उसमें से हम 3 रुपए माइनस कर देंगे जो एनएफएसए में 1 किलो दिए जा रहा है, तो 12 रुपए सरकार का सब्सिडी बर्डन है। वापस समझा रहा हूं मैं आपको, सरकार ने सोचा है कि हमें 1 किलो चावल पे हम कितनी सब्सिडी देंगे, 1 kg राइस पे हाउ मच सब्सिडी वी कैन गिवन। तो सब्सिडी बर्डन निकलता है एमएसपी माइनस सेंट्रल इशू प्राइस। एमएसपी में क्या होता है, प्रोक्योरमेंट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो सरकार की लगती है। सरकार कह रही है कि हम 1 किलो चावल पे 15 रुपए की एमएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं, और सरकार जो है 1 किलो चावल जब बेच रही है एनएफएसए में तो उसको 3 रुपए मिल रहे हैं, तो 15 माइनस 3 इज 12 रुपी, 12 रुपी जो है ये हुई सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट का 1 किलो राइस पे। दिस इज कॉल्ड एज फूड सब्सिडी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार और क्या कर रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, मैं आपको बता ही चुका हूं कि सरकार ने लगातार ये बोल रहा है कि भाई हमें शुगर केन दो, हम उसका इथेनॉल बनाएंगे, उससे ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल की, जिससे ओवरऑल पेट्रोल का जो इंपोर्ट है वो कम हो जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार ने ये भी किया कि इथेनॉल पे जो जीएसटी रेट है उसको 5% कर दिया, पहले 18% था, इसको 5% पे ला दिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार और क्या कर रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 35 kg जो एवाई वालों को मिल रहा था, अंत्योदय अन्न योजना को, उसमें 5 किलो और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो मतलब 40 kg मिल रहा है। फिर जो 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में जो आपको राइस, वीट और कोर्स ग्रेन मिल रहा था 5 kg पर पर्सन, उसमें 5 kg फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग विद दिस कोविड इशू। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स के केस में। तो फर्टिलाइजर के केस में सरकार ने यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए, यूरिया को बहुत ढंग से यूज करने के लिए, बिकॉज इंडिया में यूरिया बहुत इंपोर्ट होता है भाई, ठीक है, इंडिया में यूरिया बहुत इंपोर्ट होता है, और यूरिया की प्राइस सरकार के द्वारा फिक्स की जाती है। अब इसको भी हमें समझ लेते हैं कि प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्या अंतर है। ये भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में खैर नहीं, मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट एंड न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट, मान लो कि एक प्रोड्यूसर है जो यूरिया का प्रोडक्शन करता है, यूरिया का प्रोडक्शन मान लीजिए करता है, उसकी कॉस्ट आती है मान लो 1000 रुपए, 1000 रुपए उसकी कॉस्ट आती है, 200 रुपए उसका मार्जिन हो गया, 1200 रुपए का वो यूरिया बेच रहा है 1 किलो, एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट बोलेगी बेटा तुम 1200 रुपए का जो तुम 1 किलो बेच रहे हो, तुम इसको बेचो 500 रुपए का, तुम इसको बेचो 500 रुपए का, 700 रुपए जो है हम बियर करेंगे, हम इसकी सब्सिडी बियर करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये जो 1 किलो यूरिया है तुम्हें इसको किसान को 500 रुपए में देना है, 700 रुपए का जो डिफरेंस है वो हम तुम्हें दे देंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में मान लीजिए जैसे पोटैश है, एनपी क्या आपने सुना होगा, इसमें एनपी क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटैश और पोटेशियम। सरकार ने कहा मान लो ये प्रोड्यूसर है, इसको 8 रुपए
पर केजी पड़ रहा है पोटैश। सरकार डायरेक्टली इसको सब्सिडी दे देगी 3 रुपए की, 3 रुपए की सब्सिडी सरकार ने इसको दे दी पहले ही, और इससे कहा बेटा तुम इसको 5 रुपए केजी में आप सीधा सीधा बेच सकता है वो। मतलब इसमें सरकार डायरेक्टली उसको सब्सिडी दे देगी 3 रुपए की, और सरकार के और जो प्राइस होगी उसकी वो 5 रुपए केजी हो जाएगी। लेकिन वहां पे क्या है, जो प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट 1200 रुपए उस टोटल कॉस्ट है, सरकार ने उससे कहा कि तुम 500 रुपए में बेचो, 700 रुपए हम तुम्हें दे देंगे। और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में सरकार पहले ही उसको पैसा दे देती है, और फिर सब्सिडाइज रेट होके कॉस्ट में से सब्सिडी रेट को डिक्रीज करके फिर उसकी एक्चुअल प्राइस जो भी है उतने पे वो मार्केट में बिकता है। दैट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। So that's all in agriculture chapter. I hope you all like this particular chapter. आपको अच्छे समझ में आया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्रीकल्चर हमारा यहीं तक था, एग्रीकल्चर हमने खत्म कर दिया। अब हमारे 3 चैप्टर्स रह गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।